ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ओम शांति शांति शांति। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि ये जो मंत्र शुरू में मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं या श्लोक हैं, इनका अभिप्राय क्या है। बाद वाला एक मंत्र है यथेमाम वाचम कल्याणीम, और इसका अभिप्राय है कि ये जो कल्याणी वाणी परमेश्वर की है, ये जो वेद रूपी ज्ञान है, ये सब मनुष्यों के लिए है। उसमें कई बार व्यक्ति सोचता है भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो शूद्र है वो मनुष्य में न गिना जाता हो, तो शूद्र शब्द वहां पर लिखा गया कि शूद्र के लिए भी ये कल्याणी वाणी है। तो हमको बहुत से व्यक्तियों ने ऐसा कहा कि वेद को इसको सुनने का अधिकार नहीं है, उसको स्त्रियों के लिए किसी ने कह दिया कि स्त्री मात्र को सुनने का अधिकार नहीं है, जबकि स्त्रियां बहुत बड़ी बड़ी विदुषियां हुई। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर वेद के अनेक प्रसंग दिए हुए हैं, जहां पर आगे 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। मेरी इच्छा है कि उस दिन महिलाओं पर भी कुछ और बोला जाए वेद को लेकर के। तो वहां उसमें लिखा हुआ है कि महिला जो है न्यायाधीश हुआ करती थी और आचार्या हुआ करती थी। आचार्याणी और आचार्या दो शब्द महिला जो आचार्य से संबंधित है उनके लिए पाए गए। तो हमने समझने का प्रयास किया भाई ये आचार्या क्या है और आचार्याणी क्या है। तो पता चला भाई ये जो आचार्या है जो स्वयं पढ़ाया करती थी महिला, वो आचार्या होती थी, और आचार्याणी वो है जो एक आचार्य की पत्नी है। तो जब आचार्या शब्द अलग से है, इसका मतलब पढ़ाने वाली। और ये आचार्या और आचार्याणी शब्द का प्रचलन कब का है? आज से, जब से ये पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है। तो जो बहुत नवीन भी मानते हैं पाणिनी को, भारतीय मान्यता के अनुसार पाणिनी 5000 वर्ष पुराने हैं, और जो वैदेशिक मान्यता है उसके अनुसार 2700 वर्ष पुराने हैं। 2700 साल से नया कोई पाणिनी को नहीं मानता। 2700 साल से आचार्य शब्द प्रचलन में, अर्थात 2700 साल पहले हमारे यहाँ पर पढ़ाने वाली, वेदादि शास्त्रों का अध्यापन करने वाली स्त्रियां थीं। तो जो ये मंत्र बाद में बोला जा रहा है यथेमाम वाचम कल्याणीम, की ये वेद वाणी जो है ये स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा कि ये शूद्र के लिए भी है, और केवल शूद्र के लिए नहीं लिखा, अर्याय च, वैश्य के लिए भी है। अर्थात सबको पढ़ाने का प्रयास करना है। इस वेद को, वेद के अभिप्रायों को सबको सुनने का अधिकार है, ऐसा इसके अंदर ये वेद के मंत्र में ही कहा गया। कोई और कहे जी फलाने शास्त्र में लिखा है, तो वो फलाना कोई भी और शास्त्र हो, वो शास्त्र वेद से ऊंचा नहीं हो सकता है। तो आज कुछ प्रश्न जो हैं, जो हमारा प्रकृत विषय है संस्कारों को लेकर, ये चर्चा आप सभी के बहुत सुंदर सहयोग से, विनोद मित्तल जी बहुत हमारा सहयोग करते हैं, रश्मि जी निरंतर लगी रहती हैं, आचार्य दीक्षा जी का भी हमको बहुत अनेक प्रकार से सहयोग प्राप्त होता है, अन्य सभी के ब्रजेश जी का सहयोग प्राप्त होता है। तो उसके माध्यम से आप सभी के पास में पहुंच रही है और ये चर्चा जो है वो चल रही है। छोटे छोटे काम को भी करने में हमको बहुत सारे लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है, तभी वो काम अच्छी प्रकार से हो पाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस चर्चा को अच्छी प्रकार से अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाएं। आप सभी उसमें सहयोग कर ही रहे हैं, दूसरे आगे व्यक्तियों तक आप इसको पहुंचा रहे हैं। तो आज प्रश्न आए हुए हैं, गर्भाधान संस्कार जो है ये पहला संस्कार है।
गर्भ का आधान, पहले भी अनेक बार चर्चा हुई कि हमारे यहाँ पर जैसे एक खेती करने वाला किसान, जिसको हम आमतौर पर अनपढ़ कहते हैं, किसान शब्द बोलते ही किसी के दिमाग में कोई बीटेक एमटेक या कोई शास्त्रज्ञ व्यक्ति दिमाग में नहीं आता। ऐसा हमको समझ में आता है कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई के अंदर खेती किसानी तो जानता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के अंदर वो कुछ कम है, ऐसा हम मानते हैं। वो भी किसानी करने से पहले विचार पूर्वक बीज डालता है, विचार पूर्वक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ऐसे ही हमने सृष्टि को चलाने वाले मानवों को संसार को देना है, तो हमको पहले विचार करना है। अब ये पूछा गया कि क्षेत्रीकरण क्या है। क्षेत्र शब्द का जो हिंदी में प्रचलित अर्थ हुआ खेत, है ना, क्षेत्र से ही खेत शब्द बना। जैसे खेत का निर्माण किया जाता है, खेत का निर्माण क्या है? खेत की मिट्टी को आप किसान के पास जाकर के पूछें तो वो आपको बताएगा कि ये खेत की जो ये हल चलाया जाता है, हल चलाने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। जितना गहरा आप उसको खोदेंगे, चाहे वो आप फावड़े से खोदें, चाहे आप वो ट्रैक्टर के माध्यम से खोदें या हल ये बैलों के माध्यम से खोदें, जितना ज्यादा गहरा आप उसको नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर के आएंगे, उतना ज्यादा आपके फसल की बनने की संभावना है। तो ये क्या होता है? क्षेत्रीकरण है, खेत का क्षेत्रीकरण। ऐसे ही जो युवती है उसका जो उदर है ना, जिसको कुछ और शब्द ओवरी शायद कहा जाता होगा, जहां पर ये गर्भाशय जो है, ये समझो एक प्रकार का खेत है और ये खेत का आपको निर्माण करना है। उसके अंदर एक बच्चे ने पलना है, वहां तो अनाज पलना होता है, वहां तो अनाज तैयार होता है ना। जो अनाज एक जगह से नहीं दूसरी जगह से आप ले सकते हो, और उस अनाज को नष्ट करना किसी संसार के किसी कानून में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आपने 1 किलो गेहूं बर्बाद कर दिए हो, हालांकि हमको एक दाना भी गेहूं का, चावल का, किसी का खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने 1 किलो गेहूं उठा करके, खराब पैदा हो गए गेहूं, उसमें घुन लगा हुआ था, आप उसको नाली में बहा दोगे तो कोई कानून आपको आकर के कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य आकर के पैदा हो गया है ना, मनुष्य आपने जन्म दे दिया और ठीक ठाक नहीं बनाया आपने, आपकी कमी के कारण से। आपने खेत का ठीक निर्माण नहीं किया था, आपने जल जो अंबु शब्द के द्वारा आया उसको आपने ठीक नहीं देखा था, और इसका गलत निर्माण हो गया। तो संसार के किसी कानून के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको आप फ्लश कर दो, है ना, उस बच्चे को जो है ना आप किसी नाली के अंदर डाल करके और बहा दो। आप अनाज खराब हो करके उसको बहा सकते हो, उसको खराब कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन जो मनुष्य पैदा हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो आप उसको नष्ट करने के लिए, आप देखिए आतंकवादियों को भी जब आपने सजा देनी होती है, उस समय भी आपको कितने लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और आपने बहुत सारे बच्चे जो है ना ऊटपटांग पैदा कर दिए, तो उनको आपको झेलना ही होगा। यही कारण है क्योंकि बच्चों का ठीक निर्माण आरंभ में नहीं होता, तो वो जब वो नेता बन जाते हैं, जब वो ऑफिसर बन जाते हैं, तो वो राष्ट्र को गिराने का, उसको खोखला करने का काम करते हैं। और उस समय हम उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। हम ये नहीं विचारते कि जो संस्कार पद्धति इतनी बढ़िया थी उसका हमने पालन क्यों नहीं किया। तो क्षेत्रीकरण क्या है? खेत का जैसे किसान निर्माण करता है, ऐसे ही महिला के गर्भाशय का निर्माण करना। उसके अंदर मिट्टी उलट पलट होती है, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर दिया जाता है, कई बार गोबर की खाद बहुत सारी गिरी जाती है। शरीर की इतनी सुंदर परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई हुई है ना। क्या व्यवस्था सुंदर बनाई कि आप जो चीज खाते हैं उसी से आपका खेत बन जाता है। महिला का गर्भाशय, पुरुष के अंदर कुछ विशेष वस्तुओं का होना, है ना। महिला जो है वही भोजन कर रही है, दाल चावल रोटी खाती है और उसका रज उत्पन्न होता है, और पुरुष जो है वही दाल चावल रोटी खाता है, उसका वीर्य बन जाता है। कुछ अलग अलग चीजें जो है उनका निर्माण किससे हुआ? उसी दाल चावल रोटी से हुआ। अगर कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई युवक, कोई युवती नियम पूर्वक चले तो उनको विशेष कोई प्रयास क्षेत्र का निर्माण करने के लिए नहीं करना पड़ता। क्षेत्र का मतलब यहां पर बार बार क्षेत्रीकरण, क्षेत्र क्या है? महिला का गर्भाशय जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब खेत का मतलब जिसके अंदर कुछ जन्म होना है, और यहां पर खेत क्या हो गया? जिसके अंदर बच्चे का निर्माण होना है, बच्चे ने रहना है। जैसे वहां पर बीज जा करके खेत के अंदर रहता है,
कुछ समय के बाद वहां से बाहर निकलता है और कुछ बड़ा हो जाता है तो आप उसको खेत से अलग कर देते हो। ऐसे ही मां के गर्भाशय के अंदर बीज जाता है और वहां जाकर के बच्चा कुछ समय अंदर रहता है। जैसे धरती के अंदर, धरती के गर्भ में जाकर के बीज रहता है, ऐसे ये भी बीज जो है महिला के गर्भाशय के अंदर जाकर के रहता है। और वो जब बाहर के वातावरण के कुछ योग्य हो जाता है तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार वो बाहर आता है। तो क्षेत्रीकरण महिला के उदर का, गर्भाशय का ठीक निर्माण। अगर कोई युवक, अगर कोई युवती, जब वो बच्चे थे उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को बिताया तो उनका क्षेत्र का निर्माण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। उसी दाल चावल रोटी से, उसी आहार विहार से उन्होंने ठीक प्रकार का आहार विहार रखा। आहार और विहार शब्द का क्या अर्थ होता है? आहार का जब गीता को हमने पढ़ा तब हमने जाना कि भाई आंखों से ठीक चीज को देखना ये जो है ना अच्छा आहार है। और आंखों का आप गलत उपयोग करें, आंखों से गलत चीजों को देखें, गलत नजरिए से देखें। जैसे धन को ठगने की भावना से देखना। आपने किसी का धन देखा और आपके दिमाग में आया ये किसी तरीके से कोई जोड़ तोड़ करके मेरे हाथ में, मेरे पास लग जाए, तो आपने आंखों का जो आहार नहीं करना चाहिए था, आपने आंखों का वो आहार किया। तो आपका आहार विहार अगर ठीक हो, विहार क्या होता है? भ्रमण करना, कहां घूमना है, कहां नहीं घूमना, कब घूमना है, कब नहीं घूमना है। हमारे यहां ये कहा गया महिलाओं को, लड़कियों को हर किसी के घर में नहीं भेजना चाहिए, हर जगह पर आपको नहीं भेजना चाहिए। हर जगह पर भेजोगे सोच विचार करके अपने परिवारों के अंदर रखा गया है ना। सामूहिक स्थल पर आप जा सकते हैं लेकिन हर जगह पर आपको नहीं भेजना चाहिए। तो आहार और विहार अगर हमारा अच्छा होगा, पुरुषों का भी, अब पुरुष जो है उसके लिए भी ये नहीं है कि केवल महिला को ही यहां जाना और यहां नहीं जाना, पुरुष के लिए भी है। जहां पर बहुत गालियां दी जाती हूं, मैंने अपने ऊपर ये देखा कि बहुत सारे कुछ कुछ बोलने वाले, जो चीजें बोलने वाले लोग ज्यादा आपके पास रहते हैं, ना चाहते हुए भी वो बात आपकी जुबान के ऊपर आ जाती है, आपकी वाणी में आ जाती है। आप बोलते वही हो जो आपके आसपास के लोग बोल रहे होते हैं। आज ज्यादातर बुरे व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, बुरे संस्कारों वाले व्यक्तियों के बीच में रहेंगे तो आपके भी संस्कार जो है वो बुरे हो जाएंगे। तो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण क्या है? प्राकृतिक क्षेत्रीकरण जो स्वाभाविक क्षेत्रीकरण है ना, जो स्वभाव से ही महिला के गर्भाशय का, युवती के गर्भाशय का निर्माण है, वो बचपन से अगर उसका आहार विहार, आचरण, सोना उठना बैठना, भोजन जो है वो शाम को करना चाहिए 6 बजे, और हमने एक दिन 11 बजे भोजन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 8वें दिन कर लिया। किसी ने कहा तुम 11 बजे भोजन करते हो, अरे तुम 9 बजे कर रहे हो, कि हम तो खाते हैं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है आज तक। ये जो बात है ना, ये बात मैं बार बार अनेक बार कहा करता हूं कि कोई पत्थर 50वीं चोट पर जाकर के टूटता है। आपने एक पत्थर के ऊपर 1, 2, 3, 4 और 50वीं चोट मारी, उसके बाद उसके ऊपर आपको दरार दिखाई दी, बड़ी सी शिला, बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर था। अब कोई कहने लगे जी 49 चोट तो बेकार थी, 50वीं पहले ना कर देते आप। पत्थर आपको दिखाई ऐसा दिया कि 50वीं चोट पर टूटा, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि वो पहली चोट से ही कुछ ना कुछ अंदर से उसका हिल गया था। पहली चोट का भी योगदान था, दूसरी का, तीसरी का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, एक एक चोट का योगदान था, तब जाकर के 50वीं में आपने उसको देखा। ऐसे ही आपने एक दिन 11 बजे भोजन किया, शरीर ने, प्रकृति ने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, आपकी गड़बड़ को एडजस्ट करने की कोशिश की। जैसे आप एक नाली के अंदर एक पन्नी डाल दो, एक पन्नी से नाली नहीं रुका करती, थोड़े से बाल गिर जाएं आपके नाली के अंदर, है ना, तो वो उससे नाली नहीं रुका करती। लेकिन पन्नियां डालते रहो, बाल डालते रहो, थोड़े थोड़े बाल, 2-4 बाल डाल दिए, फिर 2-4 एक आधी पन्नी डाल दी, फिर बाल डाल दिए, एक दिन आएगा नाली बिल्कुल बुरी तरह से जाम हो जाएगी। और पहले दिन नाली जाम ना हुई हो, आपने एक एक पन्नी डाली हो, 4, 6, 8, 10, 20 बाल डाल दिए हो, और उसके बाद नाली जाम ना हुई हो, आप कहने लगो जी ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पन्नी डालने से तो सब चला जाता है इसके अंदर। ये ऐसा ही कहना है जो ये कहते हैं ना जी मैं तो 11 बजे ही खाता हूं जी, मेरा तो शरीर बहुत फिट है और मेरे साथ रेस लगा करके देख लो, मैं तो आगे निकल जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सामर्थ्य है। तो आपके शरीर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, आपके शरीर खराब हो रहा है, इसलिए हमको अपना आचरण विचार आरंभ से ही
अच्छा बना करके रखना है, अगर हम अच्छी संतान संसार को देना चाहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस बात को कहा कि मैं 20 वर्ष के अंदर अपने देश की काया पलट दूंगा। ये ऐतिहासिक बात है, ये काल्पनिक बात नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, और जो ये बात बोली जा रही है ये भी ऐतिहासिक बात है। और ये बात इसी पुस्तक में लिखी हुई है, संस्कार चंद्रिका जो आपके पास में है, इसी पुस्तक से मैंने पढ़ी है। तो उसमें क्या लिखा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मैं राष्ट्र को 20 वर्ष के अंदर पूरी तरह से बदल दूंगा। बोले कैसे बदलोगे? व्यक्ति सोचता है पूरी तरह से बदलने का मतलब होगा रेल जो है ना, रेल बहुत दूर तक बिछा देगा, बुलेट ट्रेन बिछा देगा, पुल बहुत अच्छे बना देगा। बोले कैसे बदलोगे? बोले नई जनरेशन को बदलूंगा उनकी माताओं के द्वारा। आप देखें, भारतीय विचारक यहां बैठे हुए ये विचार करते हैं, और वैदेशिक जिसको आपने कहा बहुत बड़ा योद्धा है, अपने समय का लगभग अपराजेय व्यक्तित्व है, वो भी ये कहता है कि मैं माताओं का ऐसा निर्माण करूंगा कि उनसे जो संतति पैदा होगी वो संतति जो है वो नवीन राष्ट्र का निर्माण करेगी, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगी। तो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण क्या है? प्राकृतिक क्षेत्रीकरण है कि स्वभावतः बच्चों का, पुरुषों का और स्त्रियों का, लड़कों का और लड़कियों का, ब्रह्मचारियों का और ब्रह्मचारिणियों का, युवकों का, युवतियों का, इनको बचपन से ही ऐसे वातावरण में, ऐसे विचारों में, ऐसे आचरण में, ऐसे खान पान के अंदर रखा जाना, ऐसा नियम पूर्वक रखा जाना जिससे उनके शरीर का ठीक ठीक निर्माण हो जाए। इसके द्वारा आपका एक बच्चा, बहुत सारे लोग सारे के सारे डॉक्टर के पास जाकर के ही तो संतान को प्राप्त नहीं करते हैं। जितने भी संतानें पुरुषों की, स्त्रियों की जो संतानें हो रही हैं, सारी डॉक्टरों के यहां जाकर के थोड़ी हो रही हैं। और ये सारी की सारी संतानें कैसे हो रही हैं? वो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण के कारण हो रही हैं। उसके अंदर हम और अच्छा अगर हम कर सकें, बच्चों को शुरू से हम स्वाध्याय की आदत यदि डाल सकें, शुरू से 4, 8, 10 साल के जब हैं तब स्वाध्याय की आदत यदि हम डाल दें। मैं बार बार स्वाध्याय की बात को करता हूं, स्वाध्याय से बहुत बड़ा निर्माण हो सकता है। आपने भगत सिंह का नाम हम सबने सुना हुआ है, और उन्होंने कई जगह पर स्टडी सर्कल भी बनाए थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने निर्माण की। छोटा सा बच्चा, 23 वर्ष का कितना कितना बच्चा होता है, आज का 23 साल के बच्चे के से हम क्या ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं। हालांकि आज भी बहुत अच्छे बुद्धिमान बच्चे जो हैं वो 23 वर्ष में बहुत बड़ा काम कर गुजरते हैं। वो 23 साल का जो युवक था, उसकी मृत्यु हो गई, उससे पहले उसने कितना उसकी सोच थी। खाली जाकर के मर जाना कि मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं, मुझे मार दो, ऐसा नहीं। उसके पास देश के निर्माण की भरी पूरी योजनाएं थी, भरी पूरी सोच उसके पास में थी। तो उन्होंने एक स्टडी सर्कल बनाया था कि हर गली, हर मोहल्ले के अंदर जो है वहां बैठ करके लोग अध्ययन अध्यापन करें, चीजें पढ़ें, जिससे उनके मस्तिष्क का विकास हो, वो क्लर्क न बने। अंग्रेजों ने कौन सी शिक्षा पद्धति को लागू किया जिससे यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बनाए जा सके? शासन तो हम करेंगे, इनको क्लर्क बना दिया जाए। और भगत सिंह ने इसके जवाब में क्या कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति की जरूरत ही क्या है जिसको पढ़ करके आदमी क्लर्क बनता है और देश और राष्ट्र के बारे में कुछ सोच नहीं पाता है। तो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण के लिए यदि बच्चे स्वाध्याय करने वाले हो जाएं तो उनको समय पर भोजन करने का क्या महत्व है ये पता चल जाएगा। मनुष्य की सांस भी गिनी हुई होनी चाहिए, पानी का भी पता होना चाहिए, मुझे इस समय पीना है, इस समय नहीं पीना। आप देखें दुनिया के अंदर ये इतने सारे हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जो कार्य आपके थोड़े से नियम पूर्वक चलने से हो सकता है उसको ना करके हम सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पहले एक तरफ तो बहुत सारी छोले भटूरे की और पता नहीं किस किस चीज की दुकानें बनाते हैं, थोड़ी दूर पर हॉस्पिटल बना देते हैं। आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है। अमेरिका के अंदर किसी ने प्रस्ताव रखा, बहुत पुरानी कोई बात है, क्या प्रस्ताव रखा, कह लगे जी अब हमको इतने हॉस्पिटल बनाने हैं, आगे जो है ना रोगी बढ़ सकते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। कहने लगे ये अभी हॉस्पिटल मत बनाओ, अभी दूसरा कुछ काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? बोले ये काम करते हैं कि सारे अमेरिका के अंदर अलग अलग विशेष स्थानों के ऊपर 400 फुटबॉल के ग्राउंड बना दो। बोले किस लिए? कि फुटबॉल अगर लोगों की खेलने की आदत डेवलप हो जाएगी, दौड़ेंगे, भागेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। तो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण क्या है कि आपने अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना जीवन संयमित
ठीक प्रकार का रखना है, अपना बोलना चालना सब कुछ, एक एक चीज जो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वप्नसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के अंदर कहा हुआ है कि योग किसके दुख को नष्ट करने वाला होता है। तो कहने लगे युक्ताहार विहारस्य, देखिए योग को आदमी सोचता है आंख बंद करके को बैठना, लेकिन वहां क्या कह रहे हैं, योग किसके दुख को नष्ट करने वाला है। योगः भवति दुःखः, किसके दुख को नष्ट करता है कि युक्ताहार विहार से, जिसका आहार और विहार जो है वो युक्त है, ठीक ठाक है, और युक्त स्वप्न से चेष्टसु, और जिसके स्वप्न भी अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक ठाक स्वप्न आते हैं। आप कैसे स्वप्न लेंगे ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आप जैसा मैं और आप जीवन जी रहे होते हैं वैसे ही सपने आया करते हैं। कोई कहे जी मैं आदमी तो बहुत अच्छा हूं, सपने सारे खराब आते हैं, तो ये बात नहीं हो सकती है। आपको स्वप्न ठीक नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके दिन के समय के व्यवहार में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। युक्त चेष्टस्य स्वप्नसु, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका सो करके उठना ठीक है ना, सो करके उठना ठीक है, मतलब सो करके उठे तो टूटा फूटा अपने आप को महसूस नहीं करे। जागृत जागना, जागृत जैसा वो अनुभव करे, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके लिए योग दुख को नष्ट करने वाला होता है। तो हम यदि यज्ञ की संस्कृति को, योग की संस्कृति को अपना लेंगे, अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे, हमारे बच्चे उतार लेंगे, तो उनको कोई विशेष और प्रयास नहीं करना पड़ेगा एक गर्भाशय के निर्माण का। किसी युवती को पिछले दिनों एक युवती जो है मेरे संपर्क में आई, और वो केवल इसलिए मेरे संपर्क में आई कि जी मुझे बेटा चाहिए। तो मैंने कहा भैया क्यों चाहिए? मैंने कहा हो सकता है इनके दिमाग में हो कि मेरे को जो है ना नरेंद्र मोदी बनाना है, कि इनके दिमाग में हो मुझे तो केजरीवाल जैसा बेटा चाहिए, क्या मतलब मुझे किस लिए चाहिए जी? तो पता चला जी मेरी सासू मां को चाहिए, इसलिए मुझे चाहिए। फिर मैंने कहा भैया ये तो सासू मामा का मामला है, तुम्हारे को क्यों चाहिए? बोले सारे घर को चाहिए इसलिए मुझे चाहिए। तो और मैंने कहा कि भाई आप जो कहेंगे वैसा कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे। और वो कहने लगी, फिर वो ऐसा इस प्रकार की बात करने लगी, कुछ आप ऐसा तरीका बता दो कि बेटा हो ही जाए और कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपको बचपन से जैसा जैसा जीना चाहिए था, अगर आप वैसा नहीं जिए हो, और या आपके पति बचपन से जैसा जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जिए हो, तो मैं आप मुझे कहो, पहली बात तो मैं वैद्य नहीं हूं, पहली बात तो मैं वैद्य नहीं हूं कि मैं इस काम को किया करता हूं। दूसरी बात, पता नहीं कानून भी इसकी मान्यता देता है कि नहीं देता कि आप किसी को ऐसी कोई दवाई बता दो कि आपका पुत्र हो जाए। तो हम लोग जो है ना, जो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण है इसका विकल्प नहीं हो सकता है। कोई कहे जी मुझे कोई दवाई दे दो, जैसे हम लोगों को क्या करते हैं जी, पहले तो भोजन में गड़बड़ कर लेंगे, फिर कहेंगे चलो भाई एक दवाई भी खा लो। दवाई खाने से आपका शरीर वैसा स्वस्थ नहीं हो सकता जैसे किसी का सामान्य रूप से स्वस्थ रहता है, वैसा स्वस्थ आप नहीं हो सकते हैं। तो प्राकृतिक क्षेत्रीकरण सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्र को उत्तम संतान देने का। हमको उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चों का आरंभ से ही जीवन जो है वो अच्छा रहे, बच्चे स्वाध्याय करते रहें, जिससे उनका जीवन जो है वो बढ़िया बना रहे। इसको हमको अपने जीवन के अंदर अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, जो औषधीय क्षेत्रीकरण है, कि आपने अपने शरीर को, आपका शरीर स्वस्थ नहीं था, आपका गर्भाशय स्वस्थ नहीं था, या पुरुष का जो वीर्य है वो भी शुद्ध नहीं था, और रज जो है वो अच्छा नहीं था। उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा बना देने के लिए, उसको पुष्ट बना देने के लिए आपने क्या किया, आपने औषधियों का सहारा लिया। बहुत सारी औषधियां जो है वो पुस्तक में लिखी हुई हैं, आप उसको पुस्तक में ही पढ़ें। बार बार मेरा आपसे निवेदन है, वहां बहुत कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो औषधियों को आपने उन औषधियों को जैसा लिखा है उस प्रकार से लेकर के, और वैद्यों के सहयोग से भी हम अपने आप को इस योग्य बना सकते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से, कि आप जैसी संतान, उत्तम संतान चाहें वैसी संतान आपको प्राप्त हो जाए। अगर हमको संतान के रूप में पुत्री चाहिए तो वर्णन किया गया युग्म रात्रियां क्या है, अयुग्म रात्रियां क्या है। युग्म शब्द का अभिप्राय होता है जोड़े की रात्रियां, जोड़े की रात्रियां दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं इत्यादि इत्यादि।
जो ये रात्रियां हैं ये युग्म रात्रियां कहलाती हैं। इन रात्रियों में यदि गर्भाधान किया जाएगा तो पुरुष के या बालक के उत्पन्न होने की संभावना अधिक है। और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान किया जाएगा। आरंभ की 4 रात्रियों में तो गर्भाधान संभव नहीं है। 5वीं रात्रि के बाद आरंभ की 4 रात्रियां महिला के रजस्वला होने के बाद में 4 रात्रियों को छोड़ करके जो युग्म रात्रियां हैं 6ठी, 8वीं, 10वीं इत्यादि, और जो अयुग्म है 7वीं, 9वीं, 11वीं इत्यादि, तो 7वीं, 9वीं, 11वीं रात्रियों में यदि गर्भाधान किया जाता है तो किसकी संभावना अधिक है? कन्या की उत्पत्ति की संभावना अधिक है। और युग्म रात्रियों में यदि आप गर्भाधान करते हैं तो पुरुष के उत्पन्न होने की संभावना अधिक है। कोई कहने लगे क्या ये निश्चित है कि युग्म रात्रियों में पुरुष का ही जन्म होगा? नहीं, ऐसा निश्चय नहीं है, बिल्कुल निश्चित ऐसा नहीं है। अगर पुरुष का वीर्य बलवान होगा तो पुरुष की संभावना होगी, स्त्री का रज बलवान होगा, अधिक होगा, तो लड़की की संभावना अधिक हो जाएगी। और दोनों का रज और वीर्य दोनों बराबर होंगे तो नपुंसक होने की संभावना है। तो कुछ चीजों पर निर्भर करता है कि आपकी संतान जो है वो क्या होने वाली है। तो यहां पर पुत्र कैसे हो सकता है इसकी भी बात है, और किसी को पुत्री की भी चाहना होती है। सारी दुनिया पुत्रों के पीछे नहीं लगी हुई है। मैंने एक अपने मित्र को पूछा, मैंने कहा आपकी ये संतान है, ये है, कन्याएं भी हैं, बड़े खुश थे। बोले मेरा परिवार पूरा परिवार है। मैंने कहा पूरा कैसे होता है, कैसे है? बोले बहन भी है, नहीं तो त्योहार आते हैं, कई बहनों के जो त्योहार होते हैं उसमें फिर हम लड़कियां बाहर से ढूंढते हैं, तो मेरा तो पूरा परिवार है, कन्या भी है, बेटी भी है मेरे पास में और बेटा भी है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम पुत्रियां चाहते हैं तो उसका भी उपाय लिखा हुआ है, और अगर आप पुत्र चाहते हो तो उसका भी उपाय लिखा हुआ है। और कृषिकरण, जो स्थूल आकार के पुरुष हैं या स्थूल आकार की महिलाएं हैं, ज्यादा भारी पुरुष या महिलाएं हैं, उनको गर्भधारण करने में आमतौर पर देखने में आता है कठिनाई होती है। तो उनको कृषिकरण, उनको इस प्रकार का भोजन छादन रखना चाहिए। ये तो डाइटिशियन आजकल के बहुत सारे बताते ही हैं, और हमारे यहां पर तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि आपने जो है ना भोजन को कम करना है, इतनी मात्रा में करना है, इस प्रकार के व्रतों को करना है कि थोड़ा थोड़ा लेना है, जितना कम आप कर सकें। हमारे यहाँ ये कहा गया, बहुत सारी लौकिक भाषाओं में कहावतें हैं कि पेट की बलेवी को, पेट को जिधर मोड़ना चाहो उधर मुड़ जाता है पेट, है ना। जिधर आप चाहो तो दिन में 4 रोटी में भी गुजारा होता है। व्यक्ति ऐसे भी होते हैं दिन में 16 खाते हैं, ऐसे भी मिल जाएंगे जो दिन में 100 रोटी खाते होंगे। तो सब तरीके के लोग हैं, और सारे के सारे ऐसा नहीं है कि वो 4 रोटी वाला जो है ना सारा दिन बिलबिलाता रहता है, और 100 वाला ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसको कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है। तो जैसा हम चाहें तो भोजन को कम मात्रा में लेकर के, भोजन को परिवर्तित करके हम कृषिकरण, या ये जो क्षमा शब्द जिसको कहा जा रहा था, अपने आप को पतला कर सकते हैं। कृष का मतलब होता है पतला होना। वैसे भी महिला के लिए एक शब्द आता है कृषांगी। कृषांगी महिला, अच्छी महिला के लिए, सुंदर सौंदर्य का परिचायक क्या है कि कृषांगी महिला होनी चाहिए, कि उसके अंग जो है वो कृष हो। तो कृष नहीं है तो अपने भोजन में परिवर्तन करके भोजन को, हमको इस बात की लगभग जानकारी है कि कौन सा भोजन जो है वो आपको ज्यादा ताकतवर बना देने वाला है, ज्यादा मोटा बना देने वाला है। ताकतवर होना अलग बात है। बहुत सी पतली लड़कियां या पतले लड़के आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सामर्थ्य होगा, और बहुत सारे मोटे भी ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत आलसी होंगे, उनके पास ताकत कुछ भी नहीं होगी। तो इसलिए ये भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृष हो करके हम जो है गर्भधारण के अनुकूल अपने शरीर को बना सकते हैं। समय इजाजत नहीं देता कि और प्रश्नों पर आज चर्चा की जा सके, तो थोड़ी सी बात आज प्राकृतिक क्षेत्रीकरण क्या है, और ये हमारी जो वेदवाणी है वो सबके लिए है, इसको लेकर के, और इसलिए हमको इसको सब तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे दिमाग में बहुत समय से लोगों ने बैठाया हुआ है कि वेद जो है इसको पहुंचाना चाहिए, इसको नहीं पहुंचाना चाहिए, ये विचार न करें, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रसार कर रहे हैं, प्रसार करते रहें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ होगा, उसके बाद कोई सूचना होगी तो दी जा सकेगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद।